हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम राजकुमार है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिटर फर्स्ट ईयर के जो रियल क्वेश्चन पेपर होता है उसको हम आज सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो ट्रेड है। ट्रेड की जो थ्योरी होती है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा इसमें ट्रेड की जो थ्योरी होती है वो 38 क्वेश्चन की होती है और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच बियरिंग रेजिस्टेंट लोड इज पैरेलल टू इट्स एक्सिस, मतलब किस बियरिंग का भार इसके अक्ष के समानांतर होता है। तो अगर आपने बियरिंग पढ़ा होगा फिटर का सब्जेक्ट पढ़ते टाइम पे, तो इसका जो करेक्ट आंसर वो क्या होगा? थ्रस्ट बियरिंग। जो थ्रस्ट बियरिंग होता है बेसिकली वो हमेशा लोड को पैरेलली क्या करता है? बियर करता है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होगा इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला बियरिंग यही होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वाई लाइम स्टोन सर्व्स एज फ्लक्स एडिड टू ओर इन द ब्लास्ट फर्नेस, मतलब ब्लास्ट फर्नेस में डाले गए एस्क में चूने के पत्थर प्रवाही अथवा फ्लक्स के रूप में क्यों मिलाए जाते हैं? तो उसका जो रियल आंसर है वो क्या है? मोल्टन स्लैग बनाने के लिए। तो आपको पता होगा जब हम लोग फर्नेस में मटेरियल डालते हैं और डालते हैं तो रियल जो अपना असली माल होता है, असली मटेरियल होता है, असली मेटल होता है वो तो अलग कर लिया जाता है और उसमें जो वेस्ट बचता है उसको हम स्लैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैंग बोलते हैं। तो उसमें क्या मिलाया जाता है? चूने के पत्थर प्रवाही फ्लक्स को मिलाया जाता है। किस लिए? मोल्टन स्लैग बनाने के लिए। तो आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, रिवेटिंग ऑपरेशन में ड्रिफ्ट का उद्देश्य क्या है? रिवेटिंग ऑपरेशन में जो ड्रिफ्ट का मेन मोटिव होता है वो क्या होता है? रिवेट करने वाले छिद्र को एक सीधे में रखना। ओके, क्या मतलब होता है इसका? अलाइन द होल्स टू बी रिवेटेड। अगर आपको कुछ जल्दी लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, इस रियल क्वेश्चन पेपर में 78 क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए इस 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा अगर मैं सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता चलूँगा। आपने जिसमें हम लोग ने स्टडी कराया है ये मटेरियल, अपने वो वीडियो जरूर देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो वो वीडियो जाके देखिएगा एक बार, तो आपको ये सब चीज़ें बड़ी आसान लगने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है? तो आप देख रहे होंगे ये मशीन क्या है, एक स्टैंड पे खड़ी है। ठीक है, इसको हम स्टैंड को या कॉलम भी बोलते हैं, पिलर भी बोलते हैं। तो इस ड्रिलिंग मशीन को हम क्या बोल सकते हैं? रेडियल, बैच, गैंग या पिलर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पिलर ड्रिलिंग मशीन। वाई? बिकॉज ये मशीन देख रहे होंगे आपके किसी पिलर पे खड़ी हुई है। पिलर मतलब कॉलम पे खड़ी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है? जहरीला मतलब पॉइजनस जो होता है। तो इनमें जो कॉपर सल्फेट होता है वो ज़्यादा पॉइजनस होता है। कॉपर सल्फेट का आपको पता होगा, कॉपर सल्फेट को अगर हम लोग वाटर में मिलाते हैं, गिलास में वाटर में मिलाते हैं, तो इसका जो कलर होता है एक्चुअल में क्या होता है बच्चों? वो ब्लू होता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है उसका वो कलर क्या होता है? ब्लू होता है। और कॉपर सल्फेट कैसा होता है? वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस मीडियम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच कटिंग फ्लूइड यूज फॉर ड्रिलिंग इन कास्ट आयरन, कास्ट आयरन के दौरान हम किस टाइप का फ्लूइड यूज करते हैं? फ्लूइड क्या होता है बच्चों? फ्लूइड जो होता है वो होता है हमारा एक तरह का लिक्विड। एक्चुअली फ्लूइड में क्या क्या आती हैं? फ्लूइड में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो आता है लिक्विड, दूसरा आती है गैस। क्योंकि फ्लूइड का एक्चुअल मतलब होता है हर वो चीज़ जो बह सकती है। तो लिक्विड भी बह सकता है और गैस भी बह सकती है। ठीक है, तो जब कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते हैं तो किस टाइप का फ्लूइड हम यूज करते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ड्राई एयर जेट। समझ आया? फ्लूइड को आप ऐसा ना माने कि उसमें सिर्फ लिक्विड होता है, पानी होता है या ऑयल होता है, उसमें गैस भी होती है। तो आप देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ड्राई एयर जेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक। आप देख रहे होंगे ये वी ब्लॉक जो है, आप देख लीजिए इसको, ये वी ब्लॉक देख पा रहे हैं आप? तो आपको पूछा गया है कि किस टाइप का वी ब्लॉक होगा। तो अगर आपने हमने हमारी ड्राइंग वाली क्लास देखी होगी फिटर में, तो आपको ये समझ आ जाएगा कि हमने ये सब चीज़ें अच्छे समझाई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डबल लेवल सिंगल ग्रुप। आप देख सकते हैं एक लेयर, एक लेवल, दूसरा लेवल और सिंगल ग्रुप। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसको डबल लेवल सिंगल ग्रुप।
दिस ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन दिस ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में एक्स के रूप में जो चिन्हित किया गया है उसका नाम क्या है। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, ब्लास्ट फर्नेस है बच्चों। इसमें आपसे पूछा गया है ये जो एक्स आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट क्या है। तो ब्लास्ट फर्नेस अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका, ये क्या पार्ट होता है बताइए। तो अब देख लीजिए करेक्ट आंसर क्या है। इसको बोलते हैं ट्वेयर्स। क्या बोलते हैं इसको, ट्वेयर्स बोलते हैं। आप देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, ट्वेयर्स बोलते हैं ब्लास्ट फर्नेस में। ठीक है, आपसे इनमें से और किसी पार्ट के बारे में पूछा जा सकता है कि यहाँ पर ये जो होता है ये किस टाइप का होता है, ये किस टाइप का लिक्विड होता है, ये किस टाइप का लिक्विड होता है, ये जो चल रहा है वो ये क्या है। ठीक है ये यहाँ पर जो ये एंट्री हो रही है किस चीज़ की एंट्री हो रही है। तो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको ब्लास्ट फर्नेस के बारे में अच्छे से जानकारी कर लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, शीट धातु के किनारों को एक साथ जोड़ के दोबारा बनाया जाता जॉइंट कौन सा जॉइंट होता है। जो शीट होती है बारीक वाली उसको जब जॉइंट करते हैं एक दूसरे से तो वो कौन सा जॉइंट कहलाता है। तो ये शीट मेटल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सीम हो जाएगा। ठीक है, तो इस जॉइंट को क्या बोलते हैं, सीम बोलते हैं। और जिस वेल्डिंग से ये होता है उसको क्या बोलते हैं, सीम वेल्डिंग बोलते हैं। किस वेल्डिंग से होता है ये बच्चों, सीम वेल्डिंग बोलते हैं। अगर आप वेल्डिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो आपको पता होगा सीम एक वेल्डिंग का टाइप होता है, ये हॉट वेल्डिंग होती है एक तरह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, एक पक्ष के साथ एक सर्कल के चाप को बनाने के लिए किस स्टेक का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ मून स्टेक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, हाफ मून स्टेक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एक्स इन द लेथ कैरेज। लेथ कैरेज में जो एक्स अंकित किया गया है उसका नाम आपको बताना है। तो आप देख लीजिए क्या है, इस पार्ट को पूछा गया है। तो आपको पता होगा स्टूडेंट कि यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, वर्क पीस लगाते हैं। तो ये क्या होना चाहिए आप खुद देख लीजिए क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर है टॉप स्लाइड। ये टॉप स्लाइड होती है, इसको हम लोग मूवमेंट कर सकते हैं इधर की साइड में और एक्स डायरेक्शन की साइड में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टॉप स्लाइड। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, एक ग्राइंडिंग व्हील जिसका विनिर्देश 32A46H8V है, इसमें ए क्या दर्शाता है। तो ए का मतलब क्या होता है स्टूडेंट इसमें, तो ए का जो मतलब होता है उसमें ये बताता है कि इसमें किस टाइप का एब्रेसिव लगा हुआ है। आपको पता होगा जो ग्राइंडिंग व्हील होता है वो किस मटेरियल का बना होता है, वो हमारा एब्रेसिव मतलब अपघर्षक तरह के मटेरियल का बना होता है। तो ए जो होता है इसमें सेकंड लेटर जो होता है वो हमारा अपघर्षक के टाइप को बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, क्रैकिंग। रेगुलेटर को सिलेंडर वाल्व से जोड़ने की जो ब्लो आउट कर देती है उसको क्या बोलते हैं, क्रैकिंग बोलते हैं। क्रैकिंग द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक पास में जमा होने वाली धातु को क्या कहते हैं। तो एक पास में जमा होने वाली धातु को क्या बोलते हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं, रन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी आंसर है, करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। ड्रिल फीड दर बहुत अधिक होने का परिणाम क्या होता है। फीड दर मतलब होता है ड्रिल का जो रेट होता है, स्पीड जो होती है ड्रिल की। अगर स्पीड ज़्यादा होती है तो आपको पता होगा वो मटेरियल को तो बहुत अच्छे से ड्रिल कर देगा और जल्दी ड्रिल कर देगा। लेकिन एक इश्यू हो जाता है उसमें, क्या इश्यू हो जाता है आपको पता होगा, जो भी चीज़ ज़्यादा फास्ट चलेगी तो ज़्यादा जल्दी से गर्म हो जाएगी, ओवर हीटेड हो जाएगी। ठीक है, तो फीड ड्रिल की दर जो है वो ज़्यादा अधिक होने से क्या हो जाता है, ओवर हीटेड हो जाता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। हमारा सतह के पास टूटे हुए स्टड को निकालने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त करते हैं। सतह आपको पता है सरफेस होता है, जैसे मान लेते हैं सरफेस है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई स्टड इसी में क्या हो गया है, टूट गया है। क्या हो गया है, टूट गया है। तो इस स्टड को निकालने के लिए हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्रिक एंड पंच विधि। प्रिक एंड पंच विधि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग चलते हैं। दिखाए गए रिवेटिंग दोष का नाम क्या है। तो आप देख रहे होंगे इसमें ये क्या है, हमारा रिवेटिंग डिफेक्ट है। ओके, तो इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, रिवेटेड हेड नॉट सेंटर्ड विद द सेंक। मतलब क्या हुआ इसका कि रिवेट का जो सिरा है वो सेक के साथ केंद्रित नहीं है। केंद्रित मतलब देखिए यहाँ पर जो ये शेकिंग है आप देख रहे होंगे, ये शेकिंग और ये शेकिंग बिल्कुल अलग अलग है। देख पा रहे हैं आप, ये जो सेंटर है इसका सेंटर यहाँ होगा और इसका सेंटर यहाँ पे है। तो दोनों की सेंटर अलग अलग है, तो इसलिए इसको हम बोल सकते हैं रिवेट का जो सिरा है उस सेक के साथ केंद्रित नहीं है, दोनों का सेंटर मैच नहीं कर रहा है, इसलिए ये दोष है। ठीक है, डिफेक्ट है मतलब। तो क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। किसी भी कार्यस्थल पर अगर कोई दुर्घटना ना हो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा, सुरक्षा की सारी सावधानियों का पालन हमें करना चाहिए। अगर सुरक्षा की सारी सावधानियों का पालन हम लोग कर रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि हम कोई भी दुर्घटना का शिकार नहीं होंगे। ठीक है, एक इंग्लिश में कहावत होती है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बचाव इलाज करने से ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। अगर आप बचाव पहले ही कर लेंगे तो आपको इलाज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं आपको जो पैसे खर्च होने हैं वो इलाज कराने में, आपकी तबीयत जो खर्च होगी, टाइम जो खर्च होगा वो बच जाएगा। ठीक है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ हम लोग चलते हैं। ओवरहॉलिंग प्रक्रिया में अंतिम कदम कौन सा होता है। अंतिम कदम मतलब लास्ट प्रोसेस। आपको पता होगा बहुत सारे स्टेप्स होते हैं कोई भी चीज़ करने में, तो ओवरहॉलिंग में सबसे जो लास्ट स्टेप होता है वो क्या होता है, टेस्टिंग होता है। टेस्टिंग इसलिए होता है क्योंकि टेस्टिंग नहीं करेंगे तो आप कोई भी प्रोडक्ट, मानो बाइक की आप टेस्टिंग नहीं करेंगे, बाइक को भेज दिया हमने कहाँ, मार्केट में, और वहाँ जाकर डिफेक्टेड हो गए तो क्या होगा, आपकी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा और उस ब्रांड की इमेज खराब हो जाएगी। तो टेस्टिंग लास्ट स्टेप हमेशा होता ही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, शीट मेटल के काम में कौन सी धातु बहुत नरम और भारी होती है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। जो शीट मेटल होती है वो बारीक वाली होती है, पतली होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लीड। तो लीड इज द करेक्ट आंसर। शीट मेटल में कौन सी धातु सबसे नरम और भारी होती है, वो होती है हमारी लेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। आग लगने के 3 कारण क्या क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट सभी साइट पे दिखाई दे जाएगा। अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपसे सभी इंटरव्यू में क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा जाता है कि हीट जो आग लगने का जो 3 कारण है वो कौन कौन से हैं। आपको पता है, आपके पास मान लेते हैं ये एक जलाने का है, तो मान लेते हैं एक ये है, एक इसको जलाने के लिए चाहिए, तीसरा किस कंडीशन में इसको जला सकते हैं वो भी चाहिए। तो 3 चीज़ें हम लोगों को बेसिकली चाहिए। सबसे पहला क्या जलेगा, तो आंसर है फ्यूल जलेगा, इसको फ्यूल मान सकते हैं, जलेगा। ठीक है, दूसरा इसको किस चीज़ से जलाएंगे, तो लाइटर से जलाएंगे। तो लाइटर में क्या क्रिएट करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, उष्मा प्रोड्यूस करता है, उष्मा देता है तब ये जलता है। ठीक है, तीसरा हमारा फ्यूल हो गया, मतलब ईंधन होना चाहिए जो जिसको हम जलाने वाले हैं। दूसरा हम किससे जलाएंगे, तो हमें उसको हीट देना है, ऊर्जा देनी है। ठीक है, तीसरा और सबसे करेक्ट आंसर जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, इम्पोर्टेंट रीजन है, इसका फैक्टर है, वो है ऑक्सीजन। हम बिना ऑक्सीजन के किसी भी चीज़ को बर्न नहीं कर सकते, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जब पुराने समय में कुएं होते थे तो कुआं में कितने नीचे तक कितना कहाँ तक ऑक्सीजन है, कहाँ तक पानी है, कहाँ तक हम नीचे जा सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते थे, एक मोमबत्ती लेते थे, उसको धागे में बांधते थे, उसको कुएं में लटकाते थे, उसमें देखते थे कितनी गहराई पे जाके वो मोमबत्ती बुझ जाती है।
तो कुछ ही मीटर पे जाके वो मोमबत्ती बुझ जाती थी। इसका यह मतलब हुआ कि उस गहराई पे ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता था। तो बिना ऑक्सीजन के हम क्या करते हैं, वो बिना ऑक्सीजन के कोई भी आग नहीं जल सकती, इसका याद रखना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूल, हीट एंड ऑक्सीजन, मतलब ईंधन, उष्मा और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। फोर्जिंग और कास्टिंग दो तरह के प्रोसेस होते हैं हमारे किसी भी मैकेनिकल इंडस्ट्री में। स्पेशली ये इनका ज़्यादातर इस्तेमाल कहाँ होता है, जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ऑटोमोबाइल का, तो फोर्जिंग और कास्टिंग का यूज होता है। तो यहाँ पर मार्किंग को कौन सी यूज करते हैं, वाइट वॉश मार्किंग हम लोग यूज करते हैं। वाइट वॉश मार्किंग का सबसे बड़ा एक रीजन और भी है, क्योंकि ये क्या होता है, बेसिकली ज़्यादा शाइनी होता है और ये इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है, और मेटल पे ये अच्छा शाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 का मतलब क्वेश्चन है हमारा, 3 जबड़ा चक्का दोष क्या है। जो 3 जो चक होता है हमारी लैथ मशीन में, उसका डीमेरिट क्या है, नुकसान क्या है। तो आंसर है कि बेलनाकार और हेक्सागोनल कार्य की एक विस्तृत श्रृंखला को पढ़ा जा सकता है। अ वाइड रेंज ऑफ सिलेंड्रिकल एंड हेक्सागोनल वर्क कैन बी हेल्ड। तो इसका ये हमारा क्या है, इसका 3 जबड़ा चक्का दोष होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करता है। तो इनमें से कौन सा पार्ट है, भाग है जो लंबी जॉब, लंबा जो पार्ट होता है, मान लो शाफ्ट होती है हमारे पास, उसको सपोर्ट करने में हेल्प करता है। तो इसका उत्तर है हमारा स्टडी रेस्ट। मतलब स्टडी रेस्ट का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करने में हेल्प करता है, सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24/5 है हमारा, दी गई गहराई के छिद्र को बड़ा करने के लिए ऑपरेशन का क्या नाम होता है। तो इस ऑपरेशन का नाम होता है काउंटर बोरिंग, ठीक है। अगर ऑलरेडी पहले से ही किसी मेटल पार्ट में क्या है, छिद्र है, मान लेते ये छिद्र है, तो अगर इसको हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, तो हमें कौन सा वाला करना पड़ेगा, काउंटर बोरिंग करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या होती है। इंडस्ट्री में जाने के लिए, स्पेशली मैकेनिकल इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाने के लिए, अगर आप किसी पार्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उस कंपनी में आप जाना चाहते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल है, हीरो होंडा है, मारुति है, तो आपको कुछ टूल्स होते हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर होता है, टैकोमीटर होता है, माइक्रोमीटर होता है। इनके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज आप लोग इंटरव्यू में फेल हो सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है, इसकी जो ग्रेजुएशन, इंच ग्रेजुएशन वाली वर्नियर कैलिपर की रीडिंग होती है वो क्या होती है, कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है हमारा वो क्या है, 1.459 इंचेस होती है, 1.459 इंचेस, ठीक है। ये जो डबल साइन आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब क्या होता है, इंचेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 27, टेलीस्कोपिंग गेज से क्या नापा जाता है। तो टेलीस्कोपिंग गेज से हमारा जो है छिद्र, स्लॉट और रिसेस नापा जाता है, ठीक है। साइज ऑफ होल, स्लॉट्स एंड रिसेस नापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, कटिंग टॉर्च में एक्स चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो कटिंग टॉर्क है, इसमें इसका जो नाम है वो क्या है, आपसे पूछा गया है, तो बताना है आपको, बताइए जल्दी से। इसका नाम है एसिटिलीन वाल। क्या है, एसिटिलीन वाल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो आपको ये बताना है कि ये हमारा पार्ट किस नाम से जाना जाता है। तो आप देख लीजिए, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीजन कंट्रोल वाल। बेसिकली ये वेल्डिंग का प्रोसेस, एक्चुअली वेल्डिंग का आप देख रहे हैं। तो ये नोजल होता है, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व होता है। प्रश्न नंबर 30 है हमारा, जो पहला सवाल क्या है हमारा, व्यवहार में ऑपरेटर के कौशल को रिकॉर्ड करने के लिए किस चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग परफॉर्मेंस चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। परफॉर्मेंस चार्ट ही हमें बताता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है, और उस परफॉर्मेंस को यूज करके ही हमारा मैनेजर, हमारा जो सीनियर होता है जिसको हम रिपोर्टिज करते हैं, वो ये देख के बताता है कि इसका कितना इंक्रीमेंट करना है, कितना ये लड़का सीख रहा है, ठीक है। तो परफॉर्मेंस चार्ट बोलते हैं उसको।
नेक्स्ट सवाल है हमारा, 3 जबड़े चकमे x के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो ये आपको बताना है कि ये हमारा क्या है, इसका नाम क्या है, बताइए। लैथ मशीन आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो बता पाएंगे आप, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सटर्नल जो। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल जो, बाहरी जबड़ा इसको बोलते हैं हम लोग, जिसका हम लोग बड़े वर्क जॉब को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है। स्क्रू थ्रेड जो होता है, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर जो होता है, उसका क्या मतलब होता है, क्या यूज करते हैं उसका? तो उसका हम लोग नापते हैं इफेक्टिव डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? व्यास। कोई भी मान लेते हैं शाफ्ट है, तो इसका जो डायमीटर होता है यहाँ से यहाँ तक का होता है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा सर्किल है, वृत्त है, तो यहाँ से यहाँ तक का क्या बोलेंगे? डायमीटर मानेंगे, इसको व्यास मानेंगे। तो इसको नापने के लिए क्या करते हैं हम लोग? माइक्रोमीटर, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 33 है हमारा, पीपीई का नाम क्या है। तो इस पीपी का नाम क्या है? इस पीपी का नाम है हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन। देखा होगा आपने इसको, यहाँ से पकड़ते हैं, ये हमारा मिरर होता है, इसके बैक साइड से, बेसिकली इस साइड से हम लोग देखते हैं जब हम वेल्डिंग करते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको? हाथ वाली वेल्डिंग स्क्रीन। प्रश्न नंबर 34 है हमारा, इस वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग की गणना करें। मैं आपको बता चुका हूँ, वर्नियर कैलिपर, वर्नियर माइक्रोमीटर, ये सब यूज होते हैं, तो इनका इस्तेमाल होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उसका करेक्ट आंसर है 9.99963 mm। ओके, प्रश्न नंबर 35 की तरफ हम लोग चलते हैं। यदि छेद का बेसिक साइज 25 mm है और विचलन मतलब टॉलरेंस जो होता है, जिसको आगे जितना चल सकता है, उदाहरण के लिए जैसे मान लेते हैं आपने कहा कि मुझे 15 रोटी खानी है, किसी ने कहा भाई पूरी 15 ही खानी है कि थोड़ी बहुत कम ज़्यादा चल सकती है, तो आप बोलेंगे भाई 1-2 तो चल जाता है। तो 1-2 क्या है? 1-2 है हमारा विचलन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेविएशन बोलते हैं। तो किसी भी शाफ्ट का, किसी भी बेस जो साइज है, उसका होल का जो साइज है 25 mm है, तो कितना कम ज़्यादा चल सकता है? 0.2 mm चल सकता है। तो आकार की अधिकतम लिमिट क्या होगी? तो उसकी अधिकतम लिमिट क्या हो जाएगी? उसकी अधिकतम लिमिट हो जाएगी 25 प्लस ये, मतलब 25 mm में इतना ज़्यादा चल सकता है। तो इसको ऐड करके कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 36 है हमारा, इस छेनी का नाम क्या है। बताइए इस छेनी का नाम क्या है। छेनी तो आप लोग डेली लाइफ में यूज किए होंगे घर पे कुछ काम करने के लिए। तो इस छेनी को हम लोग बोलते हैं वेब चीजल। क्या बोलते हैं? वेब चीजल। नेक्स्ट सवाल है हमारा 37 नंबर, घटक आकार की अपर लिमिट क्या होगी। बताइए अपर लिमिट क्या होगी। देखिए हमारा नंबर क्या है? ये है, और ऊपर क्या लिखा है? ये लिखा है। तो अपर लिमिट ये प्लस ये, अपर लिमिट निकालने के लिए हमारा जो मान दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है? मान दे रखा है, प्लस जो हमारी लिमिट दे रखी है। तो अपर लिमिट कितनी है इसमें? कितनी है? ये हमारी अपर लिमिट, ठीक है। तो जब इसमें मान कितना है हमारा? 20 में इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20.008 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 38 है हमारा, क्या प्रश्न है हमारा? रिवेटेड में फ्लूइड टाइट जॉइंट बनाने के लिए प्रयुक्त टूल का नाम बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फुल रिंग टूल, ठीक है। तो फुल रिंग टूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 38 का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड जो एम्प्लॉयबिलिटी होती है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।